हेलो गाइस, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जीएसटी का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। मैं कवर कर रहा हूँ सीए फाइनल के स्टडी मटेरियल से टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस। ये वीडियो सीए इंटर वाले बच्चे भी देख सकते हैं, सीए फाइनल वाले बच्चे भी देख सकते हैं। उसी प्रकार सीएस एग्जीक्यूटिव और सीएस फाइनल लेवल के बच्चे, चारों लेवल के बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं। चारों के लिए ये रेलिवेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर है, लिस्ट सम ऑफ द बेनिफिट दैट जीएसटी में एक्रू टू द इकोनॉमी। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे से पूछा है इसने कि जीएसटी आने की वजह से इकोनॉमी को क्या बेनिफिट हुआ है। बेनिफिट तो इसके सारे बहुत सारे हैं, वैसे फिर भी तीन इंस्टीट्यूट हैं जो मेन तीन इसके अंदर उठाए हैं। जो सबसे ज़्यादा मेन इनको दिखता है कि इन्होंने जीएसटी जब लाया तो ये कह के लाए थे कि यूनिफाइड नेशन मार्केट बनाई है, पूरे इंडिया में एक कंट्री एक रेट। जो हमारा टारगेट था जीएसटी को लाने का वो ये था गवर्नमेंट का। तो इन्होंने पहले पॉइंट में इन्होंने क्रिएशन करे यूनिफाइड नेशनल मार्केट को। और दूसरा इनका जो पर्पस है वो है मेक इन इंडिया, कि हम ये चाहते थे कि इंडिया के अंदर ही चीज़ें बने। मैन्युफैक्चर जो इंडस्ट्रीज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स थे, उनको ज़्यादा इनसे फ़ायदा हुआ जीएसटी में। अब देखो, मैन्युफैक्चर इंडिया के अंदर अगर बूस्टअप होएगी तो यहाँ से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, यहाँ से एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। तो ये तीन चार जो मोटे मोटे इनको बेनिफिट्स देखते हैं इकोनॉमी को, ये बेनिफिट्स हुए हैं। देखते हैं इंस्टीट्यूट का आंसर अपन। तो सबसे पहले इन्होंने यही बात बोली, क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट। जीएसटी का जो एम था वो इंडिया को एक मार्केट के अंदर लेके आना था, एक मार्केट एक रेट। तो जो इकोनॉमिक बैरियर्स होते थे वो सब खत्म कर दिए, पेइंग द वे फॉर द इंटीग्रल इकोनॉमिक एट द नेशनल लेवल। दूसरा इसने यही बताया, बूस्ट टू मेक इन इंडिया। जीएसटी में गिव ए मेजर बूस्ट टू मेक इन इंडिया। हम ये चाहते थे कि जो गुड्स हैं, प्रोडक्ट हैं, वो इंडिया के अंदर बने। गुड्स प्रोड्यूस इन द इंडिया कम्पिटिटिव इन द नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट, दिस वुड मेक इंडिया मैन्युफैक्चर। हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारा जो टारगेट था गवर्नमेंट का वो इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का है। और तीसरा ये था, अब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। जीएसटी इज ए प्रिंसिपल ऑफ एक्सपोर्टिंग ओनली द कॉस्ट ऑफ गुड्स सर्विस, नो टैक्सेज इज बिंग फॉलोड। और एक्सपोर्ट बढ़ा, इससे एक्सपोर्ट बढ़ा, प्रोविजनल बेसिस पे रिफंड अलाउड हो जाता है 90% 7 दिन के अंदर अंदर जीएसटी की वजह से। फर्दर द सब्सिडी को मेजर सेंट्रल टैक्स जीएसटी के अंदर इन्होंने सब्सिम्ड कर दिया और एक टैक्स लगा दिया। ये सारी बातें यहाँ पे यही लिखी हुई हैं यहाँ पे। विद ए बूस्ट इन एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, अब एक्सपोर्ट बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली इंप्लॉयमेंट तो बढ़नी थी। तो तीन इंस्टीट्यूट के इंपॉर्टेंट ये बेनिफिट्स हैं जो इन्होंने कवर करे हैं। आप थोड़े से और भी कवर कर सकते हैं इसके अंदर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हाउ ए पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स साइमल्टेनियसली सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो इसके अंदर हम एग्जांपल दे सकते हैं, कोई भी एग्जांपल आपको पता है। हम पहले इनको ये बता देंगे कि सीजीएसटी एसजीएसटी लगता कब है। तो अगर हम जैसे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो हम इंट्रा और इंटर स्टेट के बारे में बता सकते हैं। वैसे पूछा तो इंट्रा के बारे में, इंट्रा सप्लाई होती है जो, उसके अंदर क्या होता है, जीएसटी लेवी होता है इंट्रा स्टेट सप्लाई के ऊपर। हमारा जितना भी टैक्स लगता है उसका हाफ पोर्शन एसजीएसटी में जाता है और हाफ सीजीएसटी में जाता है। तो हम इसका एग्जांपल ले लेंगे, कोई भी एग्जांपल आप सेट कर सकते हैं इसके अंदर, 1000 रुपये लेके 100 रुपये लेके सीजीएसटी का रेट ले लेना। देखते हैं इंस्टीट्यूट, जैसे अब हम आंसर से करते हैं सब इसका। सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी लगता है, एक सेंट्रल लेवल पे लगता है सीजीएसटी, एक स्टेट लेवल पे लगता है एसजीएसटी। ये साइमल्टेनियसली लगते हैं हर इंट्रा स्टेट सप्लाई के ऊपर। ध्यान रखना, ये दोनों लगेंगे इंट्रा स्टेट यानी कि विद इन द स्टेट। और इंटर स्टेट के ऊपर क्या लगता है, आईजीएसटी। अभी हमारे से इन्होंने सीजीएसटी एसजीएसटी की बात करी है। बोथ मेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई करेगा, तो अगर एग्जाम्प्ट सप्लाई कर रहे हो या फिर ऐसी सप्लाई कर रहे हो जो जीएसटी में आती ही नहीं, उन दोनों को छोड़ दो। उनमें सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं आएंगे, कि आई भी नहीं आएगा, टैक्स ही नहीं है, एग्जाम्प्ट सप्लाई है। या ऐसी सप्लाई जो जीएसटी में ही नहीं आती, ठीक है, जैसे पेट्रोल डीजल वगैरह, तो उनके ऊपर तो जीएसटी आएगा ही नहीं। फर्दर बोथ लेविड ऑन द सेम प्राइस ट्रांजेक्शन वैल्यू और सेम कैन बी बेटर अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जांपल। यहाँ पर इसने एक एग्जांपल लिया हुआ है, जैसे इसने सीजीएसटी का रेट 10% है, एसजीएसटी का रेट 10% है। व्हेन ए होलसेलर डीलर स्टील इन उत्तर प्रदेश सप्लाई करता है कंस्ट्रक्शन कंपनी को लोकेटेड विद इन द सेम स्टेट, अगर मान लो 100 रुपये की, तो 10 सीजीएसटी लग गया, 10 एसजीएसटी लग गया। इन एडिशन टू बेसिक प्राइस, टोटल बिल बना देगा वो कितना, 120 रुपये का।
अब यहाँ पर हमने 20 रुपये जो है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट ही माइट नॉट एक्चुअली पे 20 रुपये इन केस ही वुड बी इंटाइटल्ड टू सेट ऑफ द लाइबिलिटी अगेंस्ट CGST SGST पेड ऑन एलिजिबल परचेज। अब जब भी हम परचेज़ करते हैं, जो हम टैक्स पे करते हैं वो हमारा इनपुट बन जाता है। अगर ये फर्दर सप्लाई करता है तो फिर इसका आउटपुट टैक्स होगा, वहाँ आउटपुट में से इनपुट माइनस करके बैलेंस टैक्स पे कर देगा, यानी कि ये इसका क्रेडिट ले लेगा, इनपुट क्रेडिट ले लेगा। बर्डन शिफ्ट हो जाता है जीएसटी के अंदर। हाउएवर द पेइंग CGST वुड बी अलाउड टू यूज़ ओनली क्रेडिट ऑफ CGST। यहाँ पर ये बातें बता रहा है कि एक टॉपिक आएगा हमारा सेट ऑफ का। इस सेट ऑफ का टॉपिक यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो IGST का इनपुट अगर आपके पास पड़ा है तो वो पहले IGST के साथ सेटअप होता है। IGST का इनपुट पड़ा है आपके पास और IGST आपको पे करना है। मुझे CSD भी पे करना है, SGST भी पे करना है, लेकिन मेरे पास इनपुट पड़ा है IGST का। तो IGST से मैं पहले IGST की हेल्प करूँगा, उस सेटअप करूँगा उसको, ठीक है। अभी भी मेरे पास IGST ज़्यादा पड़ा है, ठीक है, तो फिर मैं उसकी हेल्प फिर ले सकता हूँ C से, फिर S से ले सकता हूँ। मैं पहले S से भी ले सकता हूँ, बाद में C से भी ले सकता हूँ। C और S को कोई ऐसा नहीं है कि पहले I को I से करना है, I का I से करना है, फिर C से करना है, फिर S से करना है। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि C पहले करना है। आप S पहले कर सकते हो, C बाद में कर सकते हो, लेकिन पहले I से ही करना है, ठीक है। ये वो बताया हुआ है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सेटअप के केस में C और S, CGST SGST कभी भी आपस में इनकी नहीं बनती। C का क्रेडिट आप S से नहीं सेटअप कर सकते, S का क्रेडिट आप C से क्रेडिट सेटअप नहीं कर सकते। ये बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं इन्होंने, ये पढ़ लेना। कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो। थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं। वाई वॉज द नीड ऑफ अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिफोर इंट्रोड्यूसिंग GST। ये कहते हैं GST को लाने से पहले आपको अमेंडमेंट करने की क्या ज़रूरत पड़ेगी। अमेंडमेंट करने की हमारे को ज़रूरत ये पड़ेगी क्योंकि पहले क्या होता था कि स्पेसिफिक पावर्स होती थी, ठीक है। और जैसे मान लो कि कुछ पावर घर पे आपके पास, दादा के पास है, ठीक है। अगर घर पे कोई डिसीज़न लेना है तो वो आपको दादाजी से पूछना है, और कुछ डिसीज़न आपके पापा लेते हैं, ठीक है। आप ऐसे भी ले सकते हो कि अगर दादाजी नहीं है तो कुछ डिसीज़न आपके पापा लेते हैं और कुछ डिसीज़न आपकी मम्मी लेते हैं। तो स्पेसिफिक पावर थी कि अगर ये घर पे काम कराना है तो पापा से पूछना पड़ेगा, और ये काम करवाना है तो मम्मी से पूछना पड़ेगा, ठीक है। ठीक, ये ऐसी स्पेसिफिक पावर थी। लेकिन अब GST के अंदर क्या है कि दोनों को पावर देनी थी हमारे को, कि ये काम दोनों की कंसेंट से ही होएगा, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट करने की ज़रूरत थी क्योंकि GST के अंदर SGST भी लगता है और CGST भी लगता है, कुछ सेंट्रल लेवल पे, कुछ स्टेट लेवल पे। तो दोनों को साइमल्टेनियसली टैक्स लगाना होता है, तो दोनों के पावर को देनी ज़रूरी थी। तो आर्टिकल 246A आया जिसके अंदर हमने उनको पावर दी कि साइमल्टेनियसली आप लेवी करोगे, GST कलेक्ट करोगे। देखते हैं आंसर क्या देते हैं। इंस्टीट्यूट बता रहा है जो अर्लियर फिजिकल पावर था बिटवीन द सेंट्रल और स्टेट वर क्लियरली डिमार्केटेड था कि तेरी ये ड्यूटी है, तेरी ये ड्यूटी है। सेंट्रल के पास पावर थी, वो मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स के ऊपर पावर लगाता था, टैक्स लगाता था। अगर मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो सेंट्रल के पास फ्लैट पावर थी कि बस तेरे पास ही है, एक्सक्लूसिव पावर उसके पास ही थी। एक्सेप्ट अल्कोहल, लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ओपियम, नारकोटिक ड्रग्स, इनकी पावर तो अपन ने दी नहीं। ह्यूमन कंजम्पशन वाला जो लिकर होता है, अल्कोहल लिकर होता है, अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन की पावर तो आप सेंट्रल के पास जाने ही नहीं देते। ये हर स्टेट वाला पावर अपने पास ही रखता है। इवन इसका लाइसेंस की पावर भी अपोज को नहीं देते। ये बात हम डिस्कस करेंगे सप्लाई के चैप्टर में। वाइल द स्टेट हैड पावर टू लेवी टैक्स ऑन द सेल ऑफ गुड्स, इंटर स्टेट के लिए सेंट्रल के पास एक्सक्लूसिव पावर होती थी, ठीक है। कलेक्ट स्टेट करते थे लेकिन पावर सेंट्रल के पास होती थी। अब GST के अंदर हमारे को दोनों में चाहिए थी, तो हमने एक ऐसी पावर लेके आए। 101 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट हुई 2016 के अंदर, और आर्टिकल 246 ने इसको कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको पावर दी कि साइमल्टेनियसली GST लगाएंगे आप, ठीक है। ये 101 अमेंडमेंट है, ये याद रखना, MCQ में आ सकता है पेपर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये कह रहे हैं GST एक डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल है, ठीक है। GST इज़ ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड सर्विस और बोथ डिस्कस वैलिडिटी। सिर्फ ये 2 नंबर में मुझसे पूछा हुआ, वैलिडिटी पूछा हुआ है सिर्फ, ठीक है। 2 नंबर से ज़्यादा नहीं आ सकता, ठीक है। तो हमारे को ये वैलिडिटी बतानी है, ये वैलिड है। GST एक डेस्टिनेशन प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, जहाँ पर गुड्स कंज्यूम्ड होएगी वहाँ टैक्स लगना।
जीएसटी से पहले एक जो वैट होता था, वैल्यू एडिड टैक्स, अभी भी है वो पेट्रोल के ऊपर। जो वैल्यू एडिड टैक्स होता था, वैल्यू एडिड टैक्स सिस्टम के अंदर क्या होता था, ओरिजिन बेस्ड टैक्स लगता होता था। जहाँ से गुड्स ओरिजिन हुई वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट टैक्स ले लेती थी। उसमें बड़ी दिक्कतें थी। जैसे मान लो कि हरियाणा से पंजाब में माल गया, ठीक है, स्टेट चेंज होगी, अब हरियाणा का सप्लायर है, पंजाब का बायर है। हरियाणा ने माल यहाँ से बेचा पंजाब में, तो हरियाणा ने उसके ऊपर क्या लगा दिया, वैट लगा दिया, ठीक है। और वो ये जो वैट लगा ये हरियाणा की गवर्नमेंट ने ले लिया। अब पंजाब वाले ने आगे पंजाब में बेचा, पंजाब वाला आगे पंजाब में बेचेगा तो वो फिर से वैट लगाएगा, तो उसको ना इसका क्रेडिट नहीं मिल पाता था। क्यों नहीं मिल पाता था? क्योंकि अब वो जो वैट लगा रहा है, अब आप सोचो कि आप पंजाब में हो और मैं यहाँ पे हरियाणा में हूँ। पंजाब की गवर्नमेंट ने फर्दर सप्लाई करी तो फिर से वैट लगाया, अब उसका आउटपुट टैक्स वैट आ गया, और जो इनपुट है वो तो हरियाणा गवर्नमेंट को मिला हुआ है, तो पंजाब गवर्नमेंट उसको टैक्स का क्रेडिट क्यों देगी? पंजाब गवर्नमेंट को वो टैक्स की रिकवरी नहीं हुई, वो तो हरियाणा गवर्नमेंट लेगी। पंजाब गवर्नमेंट के पास वो टैक्स आ गया, हरियाणा गवर्नमेंट के पास वो टैक्स आ गया, पंजाब के पास तो वो टैक्स आया ही नहीं। तो वो पंजाब गवर्नमेंट क्या करती थी, वो कहती मैं तो ऐसे पैसे लूँगी, मैं तो नहीं क्रेडिट देती। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं डबल टैक्सेशन हो रहा था। इस जो इंटर स्टेट सेल के ऊपर CST बोलते हैं उसको, सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था। ये बहुत बड़ी ड्रॉबैक थी वैट के अंदर। GST में इस कंसेप्ट को ख़त्म करके डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल कर दिया। मतलब अगर अब माल हरियाणा से पंजाब जाता है तो पंजाब की गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स लेगी, ना कि हरियाणा की गवर्नमेंट। अब पंजाब की गवर्नमेंट ने इनपुट ले लिया, अब फर्दर सप्लाई पे आउटपुट आ गया, अब तो पंजाब के पास ही पैसा आया हुआ है और पंजाब को ही पैसा और देना है पंजाब गवर्नमेंट को, ठीक है। तो वहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट आप ले सकते हो। ये GST का फ़ायदा है डेस्टिनेशन प्रिंसिपल का। डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल मतलब जहाँ पर गुड्स आपकी कंज्यूम होंगी, सर्विस जहाँ पे कंज्यूम होंगी, वहाँ पे आपको GST लगाना होता है। तो हम ऐसा कोई एग्जांपल दे सकते हैं, सारा कुछ बता सकते हैं इसके बारे में। देखते हैं इंस्टीट्यूट ने क्या इसका आंसर दिया। ये स्टेटमेंट वैलिड है। डेस्टिनेशन बेस्ड सिंपल टैक्स ऑन गुड एक्रू टैक्स अथॉरिटी ज्यूरिसडिक्शन कंजम्पशन टर्म टैक्स प्लेस और सप्लाई बता दिया। एग्जांपल ले लिया इसने ले लिया दिल्ली हरियाणा का, ठीक है, सब कुछ यही है। ओरिजिनल बेस्ड टैक्सेशन के बारे में बता दिया थोड़ा बहुत इसने, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने। फिफ्थ क्वेश्चन ये कहते हैं कि लेविबिलिटी बताओ, बस लेविबिलिटी बताओ GST की, इसके अंदर है या नहीं है। अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है, वो GST के स्कोप से आउटसाइड है। इसके ऊपर तो GST लगता ही नहीं, इसके ऊपर तो अभी भी वैट और CST लग रहे हैं। वैट कब लगता है? इंटरस्टेट सप्लाई विद इन द सेम, इंट्रास्टेट सप्लाई वैट विद इन द स्टेट। और जैसे कि अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया आपको, CST लगता था इंटरस्टेट के ऊपर, इंटरस्टेट के ऊपर CST लग रहा है, लोकल सेल पे वैट लग रहा है। अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन GST से बाहर है। दूसरा कहते हैं पेट्रोल क्रूड डीजल, ये भी GST से बाहर है। लेकिन इन दोनों को अलग अलग भी लिखा जाता है। अगर ये पेपर के अंदर अलग से क्वेश्चन भी आ जाता ना आपका, GST से कौन सी चीज़ें आउटसाइड द स्कोप हैं, तो भी मैं इन दोनों पॉइंट को अलग अलग लिखता, क्योंकि अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है, इसकी पूरी पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। स्टेट गवर्नमेंट ये पावर अपनी सेंट्रल के पास जाने नहीं देगी कभी भी। पूरा राइट स्टेट गवर्नमेंट के पास है। स्टेट गवर्नमेंट ही इसके ऊपर लेवी लगाएगी, नहीं लगानी, ये स्टेट गवर्नमेंट ही सोचेगी। इसका पूरा राइट स्टेट गवर्नमेंट के पास है। जबकि पेट्रोल क्रूड डीजल, पेट्रोलियम, ATF, एविएशन, टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैस, ये चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर अभी GST में नहीं है ये, लेकिन आने वाले टाइम में GST काउंसिल से बात करके एक डेट नोटिफाई करेंगे आने वाले टाइम में। कभी भी किसी भी टाइम ये डेट नोटिफाई हो सकती हैं, जिसमें पेट्रोल, डीजल, ATF, नेचुरल गैस आने वाले टाइम में GST के अंदर कवर हो जाएंगी। जिस दिन कवर होगी तो पेट्रोल मेरे हिसाब से 50-60 रुपये के नेड़े तेड़े आ जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर हाईयर टैक्स रेट लगता है वैट का, बहुत सारे एक्साइज ड्यूटी, काफ़ी सारे टैक्स इसके ऊपर लग रहे हैं। GST में आती ये रेट 50 से 60 हो जाएगा, जो अभी 100 रुपये चल रहा है। तंबाकू एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके ऊपर GST प्लस एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, दोनों इसके ऊपर लेविएबल हैं। तंबाकू को कहीं ना कहीं गवर्नमेंट रोकना भी चाहती है, लेकिन फिर भी चल रहा है तंबाकू।
इसके ऊपर हायर टैक्स रेट लगा रखे है, लेकिन लोग इसको छोड़ नहीं पा रहे। गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से इसके ऊपर पूरा टैक्स ज़्यादा लगा रखा है, एक्साइज ड्यूटी भी लगा रखी है, जीएसटी भी लगा रखा है, ताकि लोग कम खरीदें, ठीक है, लेकिन लोग नहीं टिक रहे, अभी भी खरीद रहे हैं इसको। तंबाकू इज़ विद इन द प्रीव्यू ऑफ जीएसटी, जीएसटी इज़ लेविएबल ऑन द तंबाकू। यूनियन गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो रिटेन द पावर टू लेवी टैक्स, इसके ऊपर एक्साइज भी लगती है और जीएसटी दोनों लगते हैं इसके ऊपर। ओपियम, इंडियन हेम्प, अदर नारकोटिक ड्रग्स, इसके ऊपर ये स्टेट लेवल की ड्यूटी है, स्टेट एक्साइज लगती है, जीएसटी में तो ये है ही पड़े। जीएसटी से जो आउटसाइड स्कोप है वो पहले 2 पॉइंट हैं, जिनमें पहले पे डेट कभी भी नहीं आएगी, दूसरे वाले बी में डेट आएगी आने वाले टाइम में। तंबाकू के ऊपर सेंट्रल एक्साइज है प्लस जीएसटी है, ओपियम नारकोटिक ड्रग्स में स्टेट एक्साइज प्लस जीएसटी है। चेक कर लेते हैं। पहला वही लिख दिया, दूसरा भी अपना सेम है, नोटिफाई आएगी डेट, नोटिफाई रिकमेंडेशन जीएसटी काउंसिल। पढ़ो आप साथ साथ पॉज करके, तंबाकू पढ़ लो, सेंट्रल एक्साइज प्लस जीएसटी, और यहाँ पे जीएसटी प्लस स्टेट एक्साइज ड्यूटी। यही हमारे से पूछा था। क्वेश्चन नंबर 6, आप वीडियो पॉज करके अपना पूरा आंसर पढ़ें, फिर ही अगले क्वेश्चन पे जाएं। क्वेश्चन नंबर 6, अंडर जीएसटी ओनली वैल्यू एडिशन इज टैक्स, बर्डन ऑफ टैक्स इज बोर्न बाय द फाइनल कंज्यूमर। ये बात बिल्कुल सच है तेरी। ये कह रहा है जीएसटी जो लगता है वो वैल्यू एडिशन पे लगता है, ठीक है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है सिर्फ ही, दी स्टेटमेंट इज करेक्ट है। हम डेस्टिनेशन प्रिंसिपल सेटअप का कोई एग्जांपल भी दे सकते हैं। 2 नंबर 4 नंबर में आता तो हम एग्जांपल दे देंगे कि पहले मैंने 1000 के गुड्स परचेज़ करे, 18% उसके ऊपर जीएसटी लगा, तो टोटल कितना हो गया 1180 रुपये, ठीक है, 1180 रुपये लग गए। तो अब इसको अगर मैंने ज़्यादा का बेच दिया तो जो मेरा टैक्स बनेगा, आउटपुट टैक्स बनेगा, आउटपुट में से मैंने ये वाले 180 रुपये पूरे कर लेने हैं, और जो वैल्यू एडिशन होती है उसी के ऊपर टैक्स लगता है। फॉर एग्जांपल हमने 1000 रुपये का गुड्स परचेज़ करा, 18% जीएसटी, 180, तो टोटल 1180 हो गया। अब यही गुड्स मैंने 1200 का बेच दिया, यही गुड्स मैंने 1200 का बेच दिया, और 18% जीएसटी है इससे। हाँ, तो हमने ये सेलिंग प्राइस हमारा 1200 है, 1200 का 18% कितना हो गया 216, ठीक है। तो 216 माइनस 180, 180 मैंने पहले पे कर चुका हूँ, 216 मुझे पे करना है, तो बैलेंस टैक्स कितना आ गया 36 रुपीज़, ठीक है। आप कर पा रहे हैं साथ साथ 36 रुपीज़, ठीक है। ये जो 36 रुपये मेरे आए हैं जो मुझे गवर्नमेंट को पे करनी है, ये मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ। कैसे? अब देखो मेरा गुड्स 1000 का था, मैंने 1200 का बेचा है, 200 रुपये ऐड करिए ना, तो 200 का 18% कितना होता है 36। इसका मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है। जीएसटी हमेशा ही वैल्यू एडिशन पे ही लगता है। 1000 का गुड्स मैंने 1200 का बेचा, वैल्यू एडिशन कितनी करी 200, 200 का 18% 36 रुपये, यही हमारा आंसर आ रहा था। हमने कैसे करा था 1000 का 18% 180, फिर 1200 का 18% 216, 216 में से मैंने 180 माइनस करे तो भी आंसर वही आ रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में बता देना। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेना, क्वेश्चन पेपर के अंदर कितने नंबर का आता है, हम एग्जांपल दे देंगे सर। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, डेस्टिनेशन प्रिंसिपल है। जैसे जैसे स्टेजेस बढ़ती जाएंगी, सेट ऑफ होता जाएगा, वैल्यू एडिशन होती जाएगी, टैक्स बढ़ता जाएगा, और जब तक कंज्यूमर नहीं आ जाता ना, ये सारे जो टैक्स है ना, जितने भी टैक्स लगते जाएंगे, मतलब ए ने बी को बेचा, बी ने सी को, सी ने डी को, डी ने ई को, ई कंज्यूमर है, तो ये जो जितना भी टैक्स अपन ने यहाँ पे पे करा चारों स्टेजेस पे, ई की ऐसी तैसी कर दो कंज्यूमर की, चारों टैक्स कंज्यूमर के पे चेक दो। चलो जी क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, which are the commodities which has been kept outside the purview of GST, examine the status of taxation of such commodity after introduction of GST। वैसे हमने ये बात डिस्कस कर ली ऊपर से, 101 अमेंडमेंट आई थी जो कॉन्स्टिट्यूशन की, तो उनमें उन्होंने बताया था कि अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को छोड़ के बाकी चीज़ें जीएसटी के वैसे तो जीएसटी के स्कोप से बाहर हैं, अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन भी जीएसटी से बाहर है, और 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं जैसे पेट्रोलियम, मोटर स्पिरिट, हाई स्पीड डीजल, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ठीक है। ये 5 चीज़ें जीएसटी से बाहर हैं, लेकिन इसमें हम डेट नोटिफाई करेंगे, अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन में डेट भी नोटिफाई नहीं करेंगे, ठीक है। यही इसका आंसर है पूरा, पढ़ लो वीडियो पॉज करके।
पढ़ लो आप इसको। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8, ए ड्यूल जीएसटी हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। बिल्कुल सही बात है तेरी। ड्यूल जीएसटी है यानी कि आधा जो सी के पास जाता है आधा एस के पास जाता है। ये हमारा डबल सिस्टम है। एक सी के पास जाएगा आधा सी जीएसटी के पास, और आधा जो है वो एस जीएसटी या फिर यूटी जीएसटी के पास चला जाएगा। और यही अगर हमारी इंटरस्टेट सप्लाई है तो पूरा एक बार आई जीएसटी लग जाएगा, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट देख लेगी ये वाला जो प्रोडक्ट है ये कंज्यूम कहाँ होगा। देखो जो हमारा आईजीएसटी भी लगता है ना उसका भी प्रोपोर्शन होता है, लेकिन वो हम नहीं करते। इंट्रास्टेट सप्लाई में तो हमारे को पता है कि आधा इधर सी में आधा एस में, और जो हम इंटरस्टेट सप्लाई करते हैं ना इंट्रा में तो हमारे को पता ही होता है सी और एस। जो हमारी इंटरस्टेट सप्लाई है आउटसाइड द स्टेट है वहाँ पर हम आई लगाते हैं आईजीएसटी। तो हमने गवर्नमेंट को आईजीएसटी पूरा पे कर दिया, उसके बाद ना अपोर्शन करती है सेंट्रल गवर्नमेंट कि इसका आधा हिस्सा कौन सी स्टेट के पास जाएगा। वो गवर्नमेंट का काम है, हमारा नहीं है। अगर हम नॉर्मल देखें तो हर चीज़ सी और एस ही है, वो हमारी नज़र में आई है। आईजीएसटी लेविड होता है। चलो हम इसका देख लेते हैं आंसर। ड्यूल जीएसटी हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। सेंट्रल और स्टेट लेवल कॉमन टैक्स बेस है। जीएसटी ने लेविड करा सेंट्रल इंट्रास्टेट सप्लाई के ऊपर। सीजीएसटी और एसजीएसटी यूजीएसटी इंटर के ऊपर सारा कुछ वही बता दिया। फेडरल कंट्री है जहाँ पर सी और एस दोनों इकट्ठे लगते हैं, लेवी दी हुई है, सारी बातें वही पहले जो हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस द आर्टिकल 269A। इसके अंदर 2-3 आर्टिकल इम्पोर्टेंट है पेपर के लिए, जिसमें से 269A और 246A दो हैं। 269A के बारे में पूछा हुआ आर्टिकल लेवी और कलेक्शन ऑफ जीएसटी ऑन इंटर स्टेट सप्लाई के बारे में बताओ। तो जो मैं बात बता रहा था पोर्शन वाली आपको, इंटरस्टेट सप्लाई के बारे में यहाँ बता दें इंटरस्टेट सप्लाई क्या होती है, फिर उसका अपोर्शन कर दिया जाता है। वो सारी बातें इस सेक्शन के अंदर इस आर्टिकल के अंदर लिखी हुई हैं। कौन सी ऐसी सप्लाई होती है जिसको हम इंटरस्टेट बोलते हैं, वो भी आप बता सकते हैं इसके अंदर। एक कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया के बारे में कुछ 1-2 पॉइंट बता सकते हैं इसके अंदर। देखते हैं आप आंसर अपना। आर्टिकल 269 में ये बात लिखी थी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑन सप्लाई इन कोर्स ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई कॉमर्स शैल बी लेविड कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये कलेक्ट तो गवर्नमेंट ही करेगी, लेकिन बाद में अपोर्शन कर देती है उस स्टेट के अंदर जो भी प्रोवाइडेड होता है इनका, जो भी मैंने प्रोवाइडेड होता है जीएसटी काउंसिल से पूछ के, यानी कि उस स्टेट के अंदर जहाँ पर जिस स्टेट में वो प्रोडक्ट कंज्यूम्ड होगा एक्चुअल में। अगर यहाँ से माल हरियाणा से माल चला दिल्ली चला गया, ठीक है, अब मैंने तो यहाँ पे आईजीएसटी लगा दिया है, लेकिन वो दिल्ली में कंज्यूम नहीं हुआ, वो कहीं और ही कंज्यूम्ड हुआ है। तो उस स्टेट को मेरे तरफ से तो आईजीएसटी गया गवर्नमेंट के पास, मतलब 100 का प्रोडक्ट है 18 रुपये गवर्नमेंट के पास, तो 18 चले गए। अब दिल्ली से माल चला गया पंजाब में, ठीक है, तो गवर्नमेंट उस 18 में से जो 9 रुपये हैं वो 9 रुपये पंजाब स्टेट में गवर्नमेंट को दे देगी। ये गवर्नमेंट का काम है, हमारा नहीं है, अपोर्शन कर देती है। उसके बाद अपोर्शन कहता है अमाउंट सो अपोर्शनेट टू स्टेट शैल नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ कंसोलिडेशन। ये कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया में मत डाल देना, ये गवर्नमेंट है, ये अपने आप दे देगी जिसको देना है, जौन सी स्टेट को देना है। बस इतना ही था ये। और लास्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। डिस्कस आर्टिकल 246A। 246A आर्टिकल के बारे में पूछा हुआ है। ग्रांट द पावर टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपको पता ही है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर थी, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर थी। कौन से प्रोडक्ट इस जीएसटी के अंदर आए नहीं हैं वो बात बता सकते हो सारी इसके अंदर। वो आर्टिकल 246A के अंदर ये चीज़ें लिखी हुई हैं सारी। आर्टिकल 246 के अंदर ये लिखा हुआ है, देखो कि हर स्टेट के पास पावर है लॉ बनाने की, पार्लियामेंट के पास पावर है लॉ बनाने की, पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है, एक्सक्लूसिव पावर है गुड्स एंड सर्विस मैन्युफैक्चरर टाइप इंटरस्टेट सप्लाई। जो इंटरस्टेट सप्लाई की पावर है इसमें 3 लिस्ट होती हैं, आपको पता है 3 लिस्ट होती हैं जीएसटी के अंदर, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1 एक्सक्लूसिव पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और एक्सक्लूसिव पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास लिस्ट 2 के अंदर है, और लिस्ट 3 के अंदर कॉन्करेंट पावर है दोनों के पास, जिसमें कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिल के बनाते हैं जो कुछ प्रोडक्ट।
पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है इंटर स्टेट सप्लाई की। हाउएवर इन द पेट्रोलियम क्रूड की बात करें, नेचुरल गैस, एविएशन ट्रैफिक, ये तो आने वाले टाइम में डेट नोटिफाई होंगी, वहाँ पर होंगी। तो ऐसा कुछ ये सारा 246 के अंदर लिखा हुआ है, यही हमारे से पूछा था हमें। यहाँ पर हमारे टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। कोई भी डाउट रह गया तो मेरे को आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। वीडियो सब्सक्राइब करें अगर अच्छी लगी है तो यहीं पे हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो हमारे चैप्टर के अंदर है। जीएसटी चैप्टर के अंदर पहला एग्जांपल दिया हुआ है, अंडर अर्लियर टैक्स रिजिम सॉफ्टवेयर वाज सब्जेक्ट टू बोथ सर्विस टैक्स एंड वैट। दिस इज सो बिकॉज बोथ सेल ऑफ गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विस वर इन्वॉल्व टैक्सेबल इवेंट अंडर बोथ द स्टैट्यूट रिस्पेक्टिव वैट सर्विस टैक्स गो ट्रिगर्ड हो जाता था। टेक केयर ऑफ जीएसटी लो। यहाँ पर हमारे को ये सिखाना चाहता है इस एग्जाम्पल 1 में। ये कह रहा है कि जीएसटी के अंदर ना कुछ चीज़ें ऐसी होती थी जो गुड्स भी लगती थी और सर्विस भी लगती थी। तो जब उसको गुड्स बोल दिया जाता था, गुड्स में वैट लग जाता था। फिर उसको किसी ना किसी स्टेज पे सर्विस बोल के सर्विस टैक्स ले लिया जाता था। तो एक ही प्रोडक्ट के ऊपर 2 चीज़ें देख के, उसको गुड्स एंड सर्विस दोनों देख के उसके ऊपर 2 टैक्स लगा दिए जाते थे। कहीं ना कहीं दोनों ही ट्रिगर्ड हो जाते थे। तो जीएसटी को जब लाया गया तो इन बातों का ध्यान रखा गया कि ऐसा ना हो कभी, या तो कोई चीज़ गुड्स हो चाहे या फिर कोई गुड्स सर्विस हो। जैसे कि आप सप्लाई के चैप्टर में देखेंगे, शेड्यूल 2 है सेक्शन 7 में, शेड्यूल 2 है, वहाँ पे बताया हुआ है कि ये गुड्स स्पेसिफिकली गुड्स होती है और ये गुड्स स्पेसिफिकली सर्विस होती है। अब एग्जांपल 2 में हमारे को सिखा रहा है, ये हमारे को पुरानी बातें दिखा रहा है अभी, कि जो अर्लियर टैक्स रीजन था जीएसटी से पहले वैल्यू एडेड टैक्सेस होता था। एक गुड्स हम जैसे मैन्युफैक्चर करते हैं, 1000 रुपये का गुड्स हमारी एसेसिबल वैल्यू है, तो उसमें 12.5% हमारा एक्साइज ड्यूटी लग गई, ठीक है। फिर वैट लग गया 14.30%। अब पहले क्या होता था, जो इनवॉइस बनता था ना, इस टाइप से बनता था कि असेसेबल वैल्यू 100 है, एक्साइज ड्यूटी लगी 125 रुपये। अब टोटल बिल 1125 का हो गया। अब जब वैट लगता था ना, वो इस 1125 के ऊपर वैल्यू के ऊपर लगता था। अब पुराने टाइम में नहीं पता लगा या पता लगा, लोगों को पता चलती थी, ये नहीं पता चलती थी, कोई देखता ही नहीं था इनवॉइस में। अब ये तो जीएसटी आने के बाद लोग थोड़ा सा ज़्यादा अवेयर हो गए हैं इन इनवॉइसेस को लेके। अदरवाइज़ तो कोई हम जनरली देख लें, हमारे पेरेंट्स अगर कहीं शॉपिंग वगैरह करते हैं तो उनको बिल से कोई मतलब ही नहीं होता, ठीक है। ये तो अब हम जीएसटी में आ गए, हमारी नॉलेज बढ़ती जा रही है, तो अब हम इनवॉइस मांगने लग गए, देखने लग गए ये चीज़ें। लोग देखते नहीं थे, लेकिन बहुत बड़ी कमी थी जीएसटी की वैट के अंदर। यहाँ पर मैं आपको कमी बताता हूँ कि 1000 रुपये का बिल था, एक्साइज ड्यूटी लगी 12.5%, 125 रुपये, टोटल वैल्यू होगी 1125 रुपये। अब जो वैट लग रहा था, वैट इस 1125 के ऊपर लग रहा है 14.30%, यानी कि 160 रुपये 88 पैसे, ठीक है। अब देखो कहीं ना कहीं 1000 रुपये के ऊपर भी टैक्स तो जो वैट लगाया ही लगाया, तुमने 125 के ऊपर भी वैट लगा दिया, यानी कि वैट जो टैक्स है ऑन एक्साइज ड्यूटी, टैक्स ऑन टैक्स, इसको बोला जाता है कास्केडिंग इफेक्ट। जीएसटी के अंदर इसको भी ख़त्म किया गया, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी जो लगती थी ना, उसका क्रेडिट नहीं मिलता था और वो कोस्ट का पार्ट बन जाता था। 1000 रुपये की चीज़ 1125 की बन गई, टैक्स ऑन टैक्स लग जाता था। अब अगर आप देखें, ये सिर्फ 1000 रुपये की वैल्यू थी, तो 1000 का 14.30%, 143 रुपये टैक्स लगना चाहिए था। 125 का 14.3% इन्होंने हमारे से 17 रुपये 88 पैसे फालतू ले ली, ठीक है। तो जीएसटी के अंदर जीएसटी के अंदर इस गड़बड़ को ख़त्म किया गया है। अंडर अर्लियर टैक्स रीजन था दिल्ली परचेज गुड्स फ्रॉम ए मैन्युफैक्चरर इन पंजाब, ये वो सीएसटी वाली बात आ गई जो मैं आपको बता रहा था। अब देखो, दिल्ली ने गुड्स परचेज करे पंजाब से, इंटरस्टेट सप्लाई थी, 1000 की गुड्स में 20 रुपये सीएसटी लग गया, 2% फिक्स रेट होता था इंटरस्टेट का तब, ठीक है। 1020, अब मेरी कॉस्ट ही 1020 है, क्योंकि मैंने दिल्ली वाले ने परचेज़ करा है पंजाब से, तो वो तो पंजाब गवर्नमेंट को टैक्स मिल गया, तो दिल्ली वाली गवर्नमेंट उसका क्रेडिट क्यों देगी, ठीक है। तो दिल्ली वाले ये सोचेगा कि ये गुड्स 1020 रुपये की है, मैं तो वैट लगाऊंगा 12.5% 1020 के ऊपर, ठीक है। और इसमें प्रॉफिट भी जोड़ देता था वो। अब उसने वो गुड्स 1200 की बेची है, तो 1200 रुपये का उसने टैक्स लगाया 12.5%, 150 रुपये, यानी इसने प्रॉफिट भी जोड़ दिया ना अपना। 1020 की उसको गुड्स पड़ी है, 1200 रुपये प्रॉफिट जोड़ के सेलिंग वैल्यू 1200 रुपये, और 150 रुपये ले ली उसने वैट की। तो काफ़ी सारी ये कमियां थी वैट के अंदर जो जीएसटी ने ख़त्म करी हैं।
उसके बाद ये लद्दाख वाला पॉइंट आया। अभी पिछले साल अमेंडमेंट आई है कि जम्मू एंड कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दिया गया है। तो लद्दाख CGST UTHC लेवी ऑन द लेवी ऑफ द गुड सर्विस दिल्ली CGST लेवी सप्लाई ऑफ गुड सर्विस। तो अगर जम्मू एंड कश्मीर से लद्दाख में अगर आप कोई चीज़ सप्लाई करते हो तो क्या लगेगा। पहले क्या होता था, ये सारे एक ही स्टेट में होते थे तो CGST SGST लग जाता था। लेकिन अगर अब ये लद्दाख अलग कर दिया तो अब क्या लगेगा वहाँ पर, IGST। इसको एक बार आप अच्छे से देख लेना कि पहले क्या होता था, जम्मू और लद्दाख थे वो इकट्ठे होते थे और तो इनमें इंट्रा स्टेट सप्लाई होती थी, उसमें CGST SGST लग जाता था। अब जम्मू एंड लद्दाख अलग अलग हो गए हैं तो जम्मू से लद्दाख में अगर आप कोई सेल करते हो तो उसमें आपकी इंटर स्टेट सप्लाई मानी जाती है वो। ऐसे पहले दमन दीव और दादरा नगर हवेली ये अलग अलग होते थे, इन दोनों को इकट्ठा कर दिया गया। इसका मतलब अब दमन से दादरा में अगर कोई नगर हवेली में कोई चीज़ बेचते हो आप तो वहाँ पे CGST SGST लगता है वहाँ पर। वो पहले इंटरस्टेट होता था। ये मई 2020 की अमेंडमेंट है। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं इंटरस्टेट सप्लाई। ये बहुत अच्छे से दिया हुआ है आपको कैसे क्रेडिट होता है। जैसे 10,000 की कोई गुड्स आपने परचेज़ करी, A ने B को 10,000 की गुड्स बेची, 9% CGST लगाया, 9% SGST लगाया, 11,800 की पड़ गई। अब इसका जो बेस प्राइस है वो 10,000 ही है और 900 इसका टैक्स है, ये इसका इनपुट में चला जाएगा। अब देखते हैं BC को कितने में बेचते हैं। BC ने अपनी 20% वैल्यू एडिशन करी, 10,000 के अंदर 20% वैल्यू एडिशन करके 12,000 का बेचा। 12,000 का 9% 1,080, 1,080 में से 900 तो इसने पे किया हुआ है तो 180 ये पे कर देगा बैलेंस। अब देखते हैं BC को कितने का बेचता है। C D को बेच रहा है, नहीं बेच रहा, इंटरेस्ट रेट सप्लाई ख़त्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इंटरेस्ट रेट सप्लाई है। अगर मान लो पहले A ने B को विद इन द सेम स्टेट बेचा, आपने ये देखो सप्लाई ऑफ द गुड्स बाय X ऑफ स्टेट 1 टू A। X ने A को माल बेचा सेम स्टेट में ही, तो सेम स्टेट में तो C और S लगेगा। सेम स्टेट में C लग गया, S लग गया, 9%। अब A ने क्या करा, आगे उस स्टेट से B को बेचा, स्टेट चेंज कर दी यहाँ पे। अब मान लो अब A ने जब B को माल बेचा तो ये चार्ज करेगा IGST 2160, ठीक है। अब इसकी गवर्नमेंट जो है वो मांग रही है कि तुम्हें को IGST पे करे, लेकिन ये कहता है मेरे पास तो C और S का क्रेडिट बढ़ा है, ठीक है, I का तो क्रेडिट ही नहीं भरा, तो C हेल्प कर देगा इसकी। अब इसको पे करना है 2160 रुपये। C मेरे पास कितना पड़ा है, इसने C कितना पे कर रहा 900 और S कितना पड़ा है 900, बाकी कितना बच गया 360 में I पे कर दूंगा। मुझे अब I पे करना है, मेरे से गवर्नमेंट I मांग रही है। सेल के टाइम पे I लगा IGST, तो गवर्नमेंट मुझे कहती लाओ IGST। मैंने कहा IGST तो मेरे पास नहीं पड़ा, मेरे पास C पड़ा है, तो C कितना पड़ा है 900। अब मेरे पास S भी पड़ा है, कितना पड़ा है 900। 1800 मेरे ये कट के बाकी मैं पे कर देता हूँ आपको 360 रुपये, ठीक है। अब इस बंदे के पास जो क्रेडिट है, अब जो मेरा है, मान लो मैं वो हूँ स्टेट 2 वाला B, तो मेरे से तो गवर्नमेंट ने पूरा I ले लिया ना। अब मेरा 2160 रुपये का I का इनपुट बन गया, मैं B हूँ, ठीक है। अब मैंने माल आके बेचा सेम स्टेट में, उसी स्टेट में जहाँ पे मैं हूँ, हरियाणा से हूँ, तो हरियाणा को मैंने अब हरियाणा में बेचा, ठीक है। हरियाणा में अगर मैं गुड्स बेचता हूँ, मैंने बेचा 12,000 में 20% जोड़ के 14,400 का, और मेरे से हरियाणा गवर्नमेंट पैसे मांग रही है 9% C 9% S। अब मैं इसको कह रहा हूँ कि मेरे पास I पड़ा है और आप मेरे से CS मांग रहे हो, तो वो कहते हैं ठीक है I से एडजस्ट कर लो। आपने 1296 रुपये देने C, तो 1296 मेरे I कट देंगे। मेरे पास कितने का क्रेडिट था वो 2160 का। 2160 रुपये मेरे पास पड़े हैं, मेरे को देने हैं 1296 रुपये I, 1296 ये कट के अब 864 रुपये और पड़े हैं मेरे पास I के, और गवर्नमेंट मेरे से S मांग रही है 1296 का। तो मैंने कहा 1296 तो नहीं है मेरे पास, 864 है, बाकी 432 रुपये मैं S का आपको और पे कर देता हूँ नया चलान काट के, ठीक है। तो 432 रुपये ये रहा, 432 रुपये
सेंट्रल गवर्नमेंट को और दे देंगे, SGST और पे कर देंगे स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पर इसने टेबल में भी ये चीज़ें दिखाई हुई हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है ख़त्म। यहाँ हमारे क्वेश्चन टेस्ट नॉलेज के क्वेश्चन आ गए, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। कोई भी डाउट हो आप मेरे से कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके, थैंक्स।